हेलो एवरीवन, आई एम रविकांत और एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस यूनिफाइड एंड सेंट्रलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है द पिलर्स। और अपन अब टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के लिए एक सिस्टम जो है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज़ अ वेरी सिंपल सिस्टम। इस सिस्टम में एक पार्टिकल है एंड एक स्ट्रिंग से इसको मैंने अटैच किया है और यहाँ पे ये स्ट्रिंग जो है वो एक तरीके से रिजिड है या फिर क्लैंप किया हुआ है, ऐसा मान सकते हैं अपन। और अब इस सिस्टम के साथ में मैं मोशन जो है वो स्टार्ट करता हूँ या इसको मूविंग मोशन वाली कंडीशन में लेके आता हूँ, ठीक है। मूव करवाता हूँ इसको। तो ये अपना पार्टिकल मोशन में है। इसका ट्रेजेक्ट्री एंड मोशन आप एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए। बहुत सिंपल है, आप सब ने ऐसा काम जाने अनजाने में बहुत बार किया है। तो ये अपना एक्सपेरिमेंट इस तरीके से अपन ने किया, ठीक है। अब अपन इसी को दूसरे तरीके से एग्जर्ट करने की कोशिश करते हैं, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरह से, राइट। तो ये आप इसका जो भी पाथ है वो आपने ऑब्जर्व कर लिया। माय पॉइंट इज कि ये जो दो सर्क्यूमस्टांसेस हमने देखे अभी, फर्स्ट में पार्टिकल इस तरह से सर्कुलेट कर रहा था, दूसरे में पार्टिकल इस तरह से सर्कुलेट कर रहा था। हैव यू एवर इमेजिन कि इस तरह का जो मोशन है वो हमेशा इस तरह से एक प्लेन में ही क्यों होता है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं अभी इस पार्टिकल को इस तरह से रोटेट कर रहा था और ये पार्टिकल, ये जो रोटेशन इसका था, ये जो इसका पाथ था, इस पाथ पे ये स्ट्रेट इस तरह से ना जाते हुए और इस तरह से वेवी नेचर में क्या ये जा सकता था? इन बीइंग क्लासिकल मैकेनिक्स, ये ध्यान रखना भाई, कोई अब मिक्सअप मत कर देना कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स में तो यस इट इज़ पॉसिबल। वी आर नॉट स्टडिंग क्वांटम मैकेनिक्स, हम क्लासिकल मैकेनिक्स में, और हम कह रहे हैं कि क्या ये पार्टिकल कभी भी इस तरह से वेवी नेचर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है, इस तरह से ये जा सकता है। अगर आप इसको कैसे भी करके इमेजिन करने की कोशिश करोगे, आई थिंक आप फेल हो जाओगे, आप नहीं कर पाओगे। दूसरा, ये पहले इस प्लेन में मोशन कर रहा था। इस प्लेन में मोशन करवाने के लिए मैंने इसको जो इनिशियल वेलोसिटी दी थी वो इसमें कुछ ना कुछ थी, और उस इनिशियल वेलोसिटी के कारण से, उसके पोजीशन वेक्टर के कारण से वो इस तरह से मोशन कर रहा था। सेकंड केस जो आया अपने पास, वो अगेन एक प्लेन में ही मोशन कर रहा था, वो इस तरह से मोशन कर रहा था। इसका प्लेन चेंज हो गया, और प्लेन चेंज करने के लिए जो एक फैक्टर था, जो मेजर फैक्टर था, वो था वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इसी डायरेक्शन में थी, इसलिए ये ऐसे मूव करने लग गया। लेकिन क्या, अगेन मेरा क्वेश्चन आपके लिए वही है कि क्या ये इस तरह से वेवी नेचर में, वेव लाइक, क्या इस तरह से मोशन कर सकता है? तो आपका आंसर, आपका माइंड इंट्यूशन आपको ये कहेगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अपना जो ये लेक्चर है ये सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे बेस्ड होगा। अब इसका आंसर अगर अपन देखना चाहें तो वो थ्योरी में आपको मिलेगा, और आंसर है 2 पॉइंट में। फर्स्ट, सेंट्रल फोर्स, आपको ये समझ में आना चाहिए सेंट्रल फोर्स क्या होता है। सेकंड, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। अगर ये दो चीज़ें आपको पता है और फिर आप इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी फिजिक्स थी, राइट। देयर वाज ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड देयर वाज मास एंड एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटीज एंड बहुत कुछ था, ठीक है। लेकिन अपना क्वेश्चन, अपना जो एक तरीके से अपना एनालिसिस है, अपना जो 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 एरिया है जिसको अपन कवर करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ ये है कि ये इसी प्लेन में क्यों था, या ये इसी प्लेन में क्यों था, ये प्लेन में ही मोशन क्यों कर रहा था। इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा आगे अपन ले जाते हैं, जनरलाइज करते हैं। तो आपने बोर का जो मॉडल पढ़ा था, या रदरफोर्ड का जो मॉडल आपने पढ़ा है एटम का, उसमें भी आप देखते हो कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहा होता है। अगर आप और भी इसको जनरल वे में लेके जाएं तो सोलर अपना सिस्टम जो है उसमें भी ऐसा ही सिस्टम है। सन बीच में एग्जिस्ट करता है एंड देन उसके चारों तरफ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में अर्थ एंड ऑल अदर जो प्लैनेट्स हैं वो मोशन कर रहे हैं। एंड इट इज़ ए अंदर थिंग कि वो किस पाथ में जा रहे हैं, या उसका सर्क्यूमफ्रेंस क्या है, उसका रेडियस क्या है, वेलोसिटी क्या है, वो सब अलग एक मैटर है। बट हाँ, वो हमेशा एक प्लेन में ही मोशन कर रहे होते हैं। तो इन सब के पीछे एक यूनिफाइड थ्योरी होनी चाहिए, वो यूनिफाइड थ्योरी ही हम देखना चाह रहे हैं। तो मैंने 2 पॉइंट आपको बताए। फर्स्ट पॉइंट, सेंट्रल फोर्स आपको पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, एंगुलर मोमेंट आपको पता होना चाहिए। पहले हम इन दोनों को डिफाइन करेंगे और फिर हम इस बात पे पहुंचेंगे कि क्यों ऐसा हुआ और ये क्यों एक ही प्लेन में होता है।
तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपन चलते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक में सबसे पहला पार्ट अपना क्या है, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्सेस में एक चीज जो है वो हर किसी को पता होगी, वो है फोर्स, कि ये एक टाइप का फोर्स है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी एज यू ऑल नो। तो वेक्टर क्वांटिटी जैसे ही अपन कह देते हैं, मैं डेफिनेशन इसकी जो है उसी से ड्राइव करूंगा, सीधा इसका जो वेक्टर नेचर है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लेट सपोज हम किसी फोर्स की बात कर रहे हैं, तो वो वेक्टर अपन ने लगा दिया, दिस इज ए फोर्स। एंड फोर्स में हमेशा दो चीज़ें होनी जरूरी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, अगेन मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ, उस पर फोकस करिए आप, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे दो चीज़ें डेफिनेट होगी, एक तो x और दूसरी होगी y। वोट दिस क्वांटिटीज आर, बहुत सिंपल सी बात है, x इज मैग्नीट्यूड एंड y इज डायरेक्शन, ये दो चीज़ें होनी जरूरी है, ठीक है। अब ये दो चीज़ें जैसे डिफाइन कर देते हैं अपन, तो सेंट्रल फोर्स क्या होता है वो डिफाइन हो जाएगा, कोई भी टाइप का फोर्स डिफाइन हो जाएगा। बट सेंट्रल फोर्स इज स्पेसिफिक फोर्स, एक स्पेशल फोर्स है, देन इसका मैग्नीट्यूड एंड इसका डायरेक्शन एक स्पेसिफिक सिचुएशन को फॉलो करता है, दैट्स इट, वो सिंपल है। अब एक्स और वाई क्या क्या चीजें देखते हैं पर सेंट्रल फोर्स के लिए बात कर रहे हैं ना, तो एक्स इज मैग्नीट्यूड, एक्स इज मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, एंड y इज डायरेक्शन, y इज डायरेक्शन। तो इन दोनों की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले सेंट्रल फोर्स जैसे अपन डिफाइन करते हैं, तो सेंट्रल फोर्स में एक सेंटर ऑफ फोर्स डिफाइन करना होता है अपने को, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट। सबसे पहले अपन डिफाइन करते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा इस फिक्स पॉइंट से पार्टिकल के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। देखिए सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन है, तो जो अपना x है, x हमेशा सोलली सिर्फ और सिर्फ इस फिक्स पॉइंट से पार्टिकल की डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। मतलब कि ये पार्टिकल इस फिक्स पॉइंट से यहां है या यहां है या यहां है या यहां है या यहां है, कहीं पे भी हो सकता है, बट वो कहां पे है, उसकी उससे फिक्स पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है, सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड करता है, इसके अलावा किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। मतलब फंक्शन किसका है, ये फंक्शन इस फिक्स पॉइंट से इसके डिस्टेंस का है। तो लेट सपोज हम एक जनरल केस यहाँ पे पर्टिकुलर केस ले लेते हैं, और यहाँ पे ये अपन पॉइंट कह देते हैं, जो भी जिस पे अपन फोर्स पता करना चाहते हैं, और इस फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस जो है पोजीशन वेक्टर अपन कह देते हैं r है अगर, तो ये केवल और केवल इसकी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। अभी इसको एक्स वाई को डिफाइन करेंगे आगे अपन। दूसरा डायरेक्शन, अब डायरेक्शन जो है इसका वो हमेशा उस पॉइंट और उस फिक्स पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के अकॉर्डिंग्स में होगा। मतलब कि उसकी उस लाइन के थ्रू अपन किसी भी डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो दूर जा सकते हैं, पास आ सकते हैं, तो वो या तो दूर जाता हुआ होगा या पास जाता होगा। डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे और टूवर्ड्स, away or towards to the fixed point। तो देखो सबसे पहली चीज सेंट्रल फोर्स के अंदर क्या है, एक फिक्स पॉइंट होना जरूरी है भाई। एक फिक्स पॉइंट, उसका ओरिजिन आप कह सकते हो, आप सेंटर ऑफ फोर्स कह सकते हो, वो अगर नहीं है तो सेंट्रल फोर्स को आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो सेंटर ऑफ फोर्स आपने डिफाइन कर दिया, फिक्स पॉइंट डिफाइन कर दिया। अब फिक्स पॉइंट से जो भी उस फिक्स पॉइंट से किसी भी पार्टिकल की डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस ही तय करेगी उस पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बहुत सिंपल। नेक्स्ट कि डायरेक्शन हमेशा या तो इन दोनों को मिलाने वाली जो ज्वाइन करने वाली लाइन है या फिर पोजीशन वेक्टर है उसकी तरफ होगा, या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो मतलब अगर इससे दूर है तो वो रिपल्शन फोर्स है, अगर पास है तो वो, अगर उसकी तरफ आ रहा है तो मतलब वो अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। अब इन दोनों को एक्स वाई को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, एंड इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, देखो अब नए तरीके से कि एफ फोर्स जो है वो मैंने लिख दिया एफ आर, ठीक है,
and that is equal to Fr and plus minus r cap. This is the final definition of या फिर मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन या मैथमेटिकल जो फॉर्म है सेंट्रल फोर्स का वो ये है, एफ आर इज इक्वल टू एफ आर. एफ आर और इस एफ आर में फ़र्क है, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है या फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो दिस इज ए फंक्शन ऑफ आर इन सिंपल टर्म्स, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है. और प्लस माइनस आर के, प्लस माइनस आर के पे कह रहा है प्लस है तो वो अवे होगा और माइनस है तो वो टूवर्ड्स होगा. ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट अपन चलते हैं इसके किसी एग्जाम्पल पे. तो एग्जाम्पल आप बहुत सिंपली 12th के अंदर पढ़ के आए होंगे या फिर आपने कहीं पे भी जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है, तो अपन एग्जाम्पल के टर्म में स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी को देखेंगे. तो एग्जाम्पल में अपन देखेंगे कूलॉम फोर्स. और कूलॉम फोर्स सिंपली अगर अपन कहें कि दो चार्जेस हैं अपने पास और वो r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, Q1 और Q2 चार्जेस हैं, चार्जेस है अपने पास Q1 एंड Q2 एंड सेपरेशन है उनके बीच का r. तो उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कूलॉम ने उसको दिया था और वो फोर्स दिया जाता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप. इस तरीके से अगर वो सेम नेचर के तो यहाँ पे पॉजिटिव आता है. और ये अपन ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने के लिए नहीं कर रहा हूँ. तो Q1 Q2 आर कांस्टेंट एंड K इज ऑल्सो कांस्टेंट. तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि C अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर के. एंड दिस पार्ट इज ए फंक्शन ऑफ R. डेफिनेटली दिस इज फंक्शन ऑफ R. तो ये किसका काम करेगा, ये एफ आर का काम करेगा और ये अपने पास में आर केप हो गया तो ये इसका डायरेक्शन का काम करेगा. तो दिस इज ए काइंड ऑफ सेंट्रल फोर्स, दिस इज ए काइंड ऑफ सेंट्रल फोर्स. ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करें अगर दो पॉइंट में अपन ने कहा था ना भाई, तो फर्स्ट पॉइंट तो अपने पास हो गया सेंट्रल फोर्स, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ. एंड सेकंड जो अपने पास पार्ट था वो था एंगुलर मोमेंटम. तो उसको भी डिफाइन कर देते हैं. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है उसको भी डिफाइन कर देते हैं अपन. और उससे पहले मैं इस पॉइंट को जो ओरिजिन अपन ने कहा था इसके साथ में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी ऐड कर देता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी. तो ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई एंड दिस इज थीटा. और ये वाला पॉइंट जो अपने पास में दिस इज द पॉइंट वेयर वी वांट टू एनालाइज और पार्टिकल. वहाँ पे अपना पार्टिकल है अभी इंस्टेंट टाइम पे. अब देखिए अगर मैं लीनियर मोमेंटम की बात करूं, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, तो इसमें देखो बहुत सिंपल सी बात अपन करेंगे. लीनियर कर दिया क्या अपन ने, सॉरी लीनियर नहीं कर रहे अपन, लीनियर को तो आप हटाओ, एंगुलर मोमेंटम, सॉरी. अब लीनियर मोमेंटम की बात हुई है तो उसकी भी थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं. लीनियर मोमेंटम अपने पास क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी. P इज इक्वल टू एम वी जो केस है वो एक इस तरह का केस है जहाँ पे आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इतना कोई खास इंपॉर्टेंस उसमें नहीं होता है, राइट. कि ओरिजिन क्या है उसका कोई खास लेन नहीं है. अगर आप मास पता है आपको एंड उसका वेलोसिटी पता है तो आप बहुत इजीली पता कर सकते हो कि मोमेंटम क्या होता है उसका, एंड उसमें ओरिजिन का कोई खास रोल नहीं होता है. लेकिन जैसे ही चीज़ें जो है वो ओरिजिन पे डिपेंड करने लग जाती है, किसी एक स्पेसिफिक ओरिजिन के अराउंड कुछ हो रहा है, कुछ रोटेशन हो रहा है या फिर सर्कुलेशन हो रहा है, इस तरह का कोई भी केस, या फिर ये कह दूँ कि ओरिजिन इज इम्पोर्टेंट, जिस भी कंडीशन में ये हो जाता है तो एंगुलर मोमेंटम जो है वहाँ पे जनरेट हो जाता है और एंगुलर मोमेंटम डोमिनेंट हो जाता है या फिर उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली. अगर आपके पास में लीनियर मोशन होता, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता पार्टिकल, तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई, वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जनरेट ही नहीं होता, और जनरेट नहीं होता तो फिर उसका मतलब ही नहीं है कुछ. लेकिन जैसे ही आपने ओरिजिन कह दिया और ओरिजिन के अराउंड आपने मोशन की बात कर दी तो लीनियर मोमेंटम के साथ साथ एंगुलर मोमेंटम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो किस तरह से डिफाइन होता है, अगर मैं यहाँ पे इस सिस्टम में कहूँ कि इसमें इसका कोई रैंडम सा मोशन या वेलोसिटी अपन डिफाइन कर दे, दैट इज़ v, एंड यहाँ पे जो भी पार्टिकल है उसका मास अगर अपन कह दे m, ठीक है.
तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो L से रिप्रेजेंट होता है, और L को अपन डिफाइन करते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंट, आघूर्ण। देखो भी इसका हिंदी जो है वो भी देख लो, आघूर्ण। लीनियर मोमेंटम का आघूर्ण जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। अब आघूर्ण किस तरह से डिफाइन होता है, किसी भी जो भी आपके पास में फिजिकल क्वांटिटी है उसका मोमेंट जो है वो उसकी डिस्टेंस के साथ में उस क्वांटिटी का उसके डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना, वो उसका मोमेंट होता है। अपन एक बार फिर इस चीज़ पे कभी और वाइडली डिस्कस करेंगे कि भाई एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। अभी मैं इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये r अगर इसका पोजीशन वेक्टर है एंड p अगर इसका लीनियर मोमेंटम है दैट इज m इंटू वी, तो r क्रॉस p जो है वो इसके लीनियर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करता है, ठीक है। और जैसे ही अपन क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो एक्टर क्वांटिटी ये हो जाएगी, ये अपन समझ पा रहे हैं भाई। r क्रॉस p हो जाने पे ये इसका जो भी इसका डायरेक्शन है वो r और जो भी p का जो प्लेन बन रहा है उस प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है भी। और ये जो लीनियर मोमेंटम है, ये जिस तरह से एंगुलर मोमेंटम जो है, जिस तरह से लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम का इंपॉर्टेंस होता है, उसी तरह से रोटेशनल मोशन में या फिर किसी ओरिजिन के अराउंड में जो मोशन होता है उसमें एंगुलर मोमेंटम का भी इंपॉर्टेंस उतना ही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी मैंने इस तरह से दिखाई है, और अभी जो अपन ने एक्सपेरिमेंट शुरू में किया था, जो अपना सिस्टम था, उसमें भी अपन ने कहा था कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे भी ये इनिशियल वेलोसिटी जो हमने दिखाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अपन ने अभी इसको XY प्लेन में किधर ही दिखाया है इस वेलोसिटी को, तो इसका रोटेशन किस तरह से होगा वो इस इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, या ये किस मोशन में किस प्लेन में मोशन करेगा वो इस इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपने पास क्या है, जब एंगुलर मोमेंटम की बात होती है ना तो उसके साथ साथ अपने को टॉर्क की भी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो जरूरी है अपने पास करना। क्यों जरूरी है, देखो कि जिस तरह से लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम एंड फोर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। न्यूटन ने जो सेकंड लॉ दिया था, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो यही कहता है कि फोर्स जो है वो dp ओवर dt रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। फोर्स इज इक्वल टू dp ओवर dt। आप इसको F इज इक्वल टू ma से भी पढ़ते हो, बट F इज इक्वल टू ma एक पर्टिकुलर केस है। जो जनरल केस है वो यही है भाई, हमेशा ध्यान रखना। अगर आपने एक बहुत ही फेमस सा प्रॉब्लम फिजिक्स में देते हैं, कई बार वाइवा में पूछ लेते हैं कि जब एक फोटोन के अंदर मास नहीं होता है, फोटोन मासलेस होता है, तो उसका मोमेंटम किस तरह से आप डिफाइन करोगे, राइट। क्योंकि हमारे मन में जो मोमेंटम की डेफिनेशन है वो mv से दी, ज़्यादातर अपन उसको समझते हैं कि p बराबर mv होता है, बट p जो है वो डायरेक्टली इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, जहाँ पे भी फोर्स है, जहाँ पे भी एनर्जी है, वहाँ पे मोमेंटम उसके साथ कनेक्ट होता है। तो एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि अगर आप p इज इक्वल टू, पहले आपसे पूछेंगे कि मोमेंटम क्या होता है बताइए भी, तो आप कहोगे p इज इक्वल टू mv होता है। जब p इज इक्वल टू mv होता है तो आप सेकंड से क्वेश्चन आपसे ये कहेंगे फोटोन का मास क्या होता है, तो आपको फोटोन तो मास लेस होता है। और फोटोन अगर मास लेस होता है तो फिर फोटोन का मोमेंटम कैसे डिफाइन करोगे, या फोटोन का मोमेंटम होता है तो फिर आप वहाँ उलझ सकते हो, उलझ जाते हो, नॉर्मली उलझ जाते हैं हर कोई कि भाई जब m इज इक्वल टू 0 है तो p इज इक्वल टू m इंटू वी, तो 0 होना चाहिए, बट नहीं, फोटोन में मोमेंटम होता है। और वो मोमेंटम इस कारण से होता है भाई, कुछ यहाँ पे अपन को चेंजमेंट की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, वो किसी और बार अपन डिस्कस करेंगे। अपन टॉक पे आ जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से फोर्स और लीनियर मोमेंटम डिफाइन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, उसी तरीके से जो अपना एंगुलर मोमेंटम है और टॉर्क है वो भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो जिस तरह से ये अपना मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है, उसी तरह से टॉर्क जो टो से रिप्रेजेंट होता है वो मोमेंट ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो फोर्स के इक्विवेलेंट क्वांटिटी जो रोटेशनल मोशन में होती है उसे टॉर्क कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स, और लीनियर मोमेंटम की इक्विवेलेंट क्वांटिटी जो रोटेशनल मोशन में होती है उसको अपन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं,
राइट। तो देखो अब अपन इसको सीधा डिफाइन कर देते हैं, टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ अपने पास होता है, ठीक है। और इसको अगर मैं थोड़ा सा और रीडिफाइन करूं तो P अपने केस के अंदर, जिस केस में अपन बात कर रहे हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं R क्रॉस V, ठीक है। और अगर मैं इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दूं, इसको अलग से अपन मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो मैं अगर dl ओवर dt करूं तो उसमें m तो अलग रह जाएगा, r का कोई रोल नहीं, r फिक्स है, तो ये किस पे लग जाएगा, ये v पे लग जाएगा एक तरीके से। r अगर आप वेरी भी करो तो आप कर सकते हो, r वेरिएशन के साथ भी ये किया जा सकता है। चलो इसको कर ही लेते हैं अपन। जब इस पे अपन d लगाएंगे, यानी कि d ओवर dt लगाएंगे, डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे, तो यहाँ पे आएगा आपके पास dv ओवर dt, ओके। एंड dv ओवर dt जो है वो एक्सेलरेशन होता है। दूसरा टर्म क्या आएगा इसके अंदर, दूसरा टर्म आएगा m, और अगर r भी वेरिएबल है तो आप ये कर सकते हो dr ओवर dt इंटू v, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तो हो गया आपके पास a होते ही m इंटू ए क्या बन जाता है, फोर्स, m इंटू ए फोर्स, तो r क्रॉस f बन जाएगा ये आपके पास। तो यही चीज जो है वो आपके पास में dl ओवर dt के रूप में भी लिखी जा सकती है। अच्छा, ये सीधा कैसे लिख दिया, इस टर्म को तो अपन जस्टिफाई किए ही नहीं, तो इस टर्म के साथ क्या प्रॉब्लम है, इस टर्म के साथ प्रॉब्लम है कि ये dr ओवर dt इज वेलोसिटी, इट इज नोन एज वेलोसिटी, और ये भी वेलोसिटी, और वेलोसिटी एंड वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट अगर अपन देखेंगे तो वो क्या है अपने पास में, अच्छा नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे देख लो, सीधा सा यही है, dr ओवर dt इज वेलोसिटी एंड दिस इज आल्सो वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी जो भी सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, भी बहुत सिंपल है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड आई थिंक नहीं है। तो ये वाला टर्म आपके पास जीरो हो जाना है, तो सिर्फ ये टर्म बचेगा, एंड दिस टर्म इज टो, दिस टर्म इज नथिंग बट टो, तो dl ओवर dt इज इक्वल टू टो। तो जिस तरह से dp ओवर dt f है, उसी तरह से dl ओवर dt टो है, ठीक है। ये पैरेलल में चलता है अभी ये सब काम, ठीक है। ये लेक्चर्स बनाने के लिए आई वॉज वेटिंग फॉर द रेन, बारिश का इंतज़ार कर रहा था, और आज फाइनली बारिश आई, और बारिश के साथ जो भयंकर उमस है, आपने चूरू का नाम सुना होगा, आप जहाँ कहीं से भी इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, आपने चूरू का नाम सुना है अगर राजस्थान में, तो ऐसा मैंने बहुत सुना है कि दिल्ली की सर्दी, दिल्ली की गर्मी, बट मुझे ऐसा लगता है कभी चूरू आके एक्सपीरियंस कीजिए, सर्दी क्या होती है, गर्मी क्या होती है। बेसिकली बहुत ज़्यादा भयंकर हीट जो है वो है अभी रूम के अंदर, तो थोड़ा सा जल्दी से अपन इसको ख़त्म कर देते हैं अब। तो ये दोनों एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो अपन ने क्या कहा था स्टार्टिंग में, जो कहा था उसी पे आ जाते हैं फाइनली। स्टार्टिंग में अपन ने क्या कहा था कि जब हम सेंट्रल फोर्सेस एंड एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को मिला देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। और हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नहीं भूलना है भाई, क्वेश्चन था कि ये पार्टिकल एक ही प्लेन में मोशन क्यों कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक ही प्लेन में मोशन क्यों कर रहा है, अर्थ सन के अराउंड एक ही प्लेन में मोशन क्यों कर रही है। दीज ऑल, ये यूनिफाइड एक ही क्वेश्चन था अपना, बेसिकली सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये सारा कुछ जब अपने को आ जाता है तब अपन बात करते हैं कि ये क्या बात थी जो सिंगल प्लेन में मोशन वाली। तो ये मैं हटा दे रहा हूँ भाई एक बार, है ना। ये रख लेते हैं, ये भी रख लेते हैं। तो अब देखो, अब अपन चलते हैं टॉक पे। सबसे पहले टॉक से अपन लीनियर मोमेंटम पे आ जाएंगे। टॉक में मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे टो, स्पेशल केस, टो का स्पेशल केस है ये, क्योंकि हम सेंट्रल फोर्सेस के लिए इसको लगा रहे हैं। तो बाय डेफिनेशन टो इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, राइट, आर क्रॉस एफ होता है। एंड बाय डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स एफ, तो ये है अपने पास, तो एफ की जगह ये रखना पड़ेगा। अब मैं प्लस माइनस हटा के सिर्फ प्लस ही कर रहा हूँ एक बार, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, क्योंकि रिजल्ट सेम ही आने दोनों के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर क्रॉस एफ, और एफ की जगह मैं कर देता हूँ एफ आर एंड आर केप, राइट। एफ आर आगे आ जाएगा अपने पास, एंड बचेगा क्या, आर क्रॉस आर,
एंड अगेन अभी अभी जो अपने पास ये आया था कि सेम डायरेक्शन वाले जो वेक्टर्स होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, इसलिए ये वाली क्वांटिटी अपने पास जीरो हो जाएगी एंड दैट इज कि टो इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास जीरो होगा फॉर सेंट्रल फोर्सेस। किसी भी टाइप का सेंट्रल फोर्स, हमने सेंट्रल फोर्स को डिफाइन भी नहीं किया अभी, हमने कहा ही नहीं कौन सा सेंट्रल फोर्स है, हमने जनरल डेफिनेशन रखा और ये कह रहा है कि टो तो उसमें जीरो होता है, तो सेंट्रल फोर्स में टो हमेशा जीरो होता है। ठीक है, अब इससे क्या भाई, इससे क्या कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट नहीं निकलता है, लेकिन नेक्स्ट जो आएगा वो इंटरेस्टिंग होगा। कैसे कि ये अगर मैं यहाँ पे रख दूँ कि टो तो अपने पास क्या होता है अभी, टो तो अपने पास होता है dl ओवर dt एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। एंड किसी भी क्वांटिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव अगर जीरो है, इट मीन्स दैट क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट क्वांटिटी इज कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ वो बदलेगी नहीं, इसका मतलब उसका अवकलन जीरो है। अवकलन बेसिकली क्या होता है, डिफरेंशिएशन एक्चुअल में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस L which L is known as angular momentum is zero. It means L is constant. बहुत सिंपल है। तो L अपने पास क्या हो गया, L वेक्टर इज कांस्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। ये हमें क्या कहता है, L वेक्टर इज कांस्टेंट। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आता है और वो ये आता है कि सेंट्रल फोर्स के अंडर में किसी भी पार्टिकल का अगर कोई भी सिस्टम मोशन कर रहा है, उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता, चेंज हो सकता है। अगर वो सिस्टम पार्टिकल्स हैं तो उनमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन उन सब पार्टिकल्स का समेशन जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ तो हमारा अपना एक सिंगल पार्टिकल था, अपन ने जो भी सिस्टम बनाया था वहाँ तो एक सिंगल पार्टिकल था। तो उस सिंगल पार्टिकल के अंदर तो क्या होगा, मतलब उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसके पास तो कम ज़्यादा होने का कुछ ही नहीं। जैसे दो पार्टिकल हो तो एक का कम हो जाए दूसरे का कम, एक का कम हो जाए दूसरे का बढ़ जाएगा, एक का कम हो गया दूसरे का बढ़ गया, या दूसरे का बढ़ गया तो एक का कम हो गया। इस तरीके से दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे। लेकिन जब सिंगल ही पार्टिकल है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो भी केस है, जो हमने तीन अभी भी केसेस करे, उनमें यही चीज़ है कि ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो L कभी भी चेंज नहीं हो सकता, L इज कांस्टेंट एंड L इज कांस्टेंट, दैट मीन्स L वेक्टर इज कांस्टेंट, दैट मीन्स डायरेक्शन इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया था भाई, एक बार फिर अपन इसको लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल हमने लिया था, दिस वन, इस तरह से, सॉरी ये तो सिस्टम वैनिश हो गया, पार्टिकल फ्री हो गया, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बढ़ गई थी, इस वजह से वो फ्री हो गया है। उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी थी और जो काइनेटिक एनर्जी थी, सिंपली वो खुल गया अभी, ठीक है, सॉरी। इमेजिन दैट यहाँ पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल मोशन में है और इधर इसका वेलोसिटी है और ये इसका पोजीशन वेक्टर है। तो r क्रॉस v अगर अपन देखेंगे तो r क्रॉस v अगर अपन देखेंगे, r क्रॉस v दिस या फिर इस तरीके से r क्रॉस v, सॉरी ये, तो r क्रॉस v ये हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम किधर हो गया, नीचे हो गया, राइट। तो अगर अपन देखेंगे दिस, ये ले लेते हैं, तो ये अपना प्लेन है लेट सपोज, और एंगुलर मोमेंटम इसके नीचे है हमेशा, इस तरीके से, दिस वन, ये इसके नीचे एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो ये फिक्स है, और ये किस किस के परपेंडिकुलर है भाई, ये v के भी परपेंडिकुलर है एंड r के भी परपेंडिकुलर है। r कहाँ है, r भी कहीं इसी प्लेन में है एंड v भी किसी इसी प्लेन में है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर में ये है, राइट। अब जैसे ही अपन ने v फिक्स कर दिया, देखो यहाँ पे ये इस लेक्चर का एंडिंग मोमेंट है भाई, थोड़ा सा फोकस करना। जैसे ही हमने v फिक्स कर दिया, v हमने कर दिया इस डायरेक्शन में, लेट सपोज, जैसे ही हमने v को इस प्लेन में इस तरह से फिक्स किया तो l इसका फिक्स हो गया, और l कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, उसका डायरेक्शन कांस्टेंट है, और डायरेक्शन हमेशा क्या करे अपन, नीचे। तो ये क्या हो गया अभी आपके पास, कांस्टेंट हो गया। तो v की बाध्यता हो गई, v के पास एक प्रोहिबिशन हो गया, v के पास एक बंधन हो गया, बाउंड हो गया वो, कि v आपका इसी प्लेन में रहना पड़ेगा, v को इसी प्लेन में रहना पड़ेगा, क्योंकि v थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, एंड एंगुलर मोमेंटम चेंज होना अलाउड नहीं है। हमने उसको क्या कर रखा है, L कांस्टेंट कर रखा है, तो एंगुलर मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होगा। और इस कारण से v जैसे आप डिफाइन करते हो, उसका प्लेन डिफाइन हो जाता है इन सिंपल टर्म्स। तो हमने जैसे ही उस सिस्टम को इस तरह से
एक इनिशियल वेलोसिटी ऐसे दी तो उसका प्लेन ऐसा डिफाइन हो गया। वो प्लेन कभी चेंज नहीं हो सकता, वो वेवी नहीं हो सकता कभी भी। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल फोर्सेस के अंडर में काम कर रहा है। नंबर फर्स्ट, क्योंकि जितना भी गवर्निंग है वो मेरे इस अंगुली इस यहाँ पे जो मैंने क्लेम कर रखा वहां से गवर्न हो रहा है वो, ठीक है। और उसका डिस्टेंस फिक्स है और v मैंने जैसे दे दिया तो उसका प्लेन फिक्स हो गया, वो उसी प्लेन में रह सकता है, उस प्लेन के अलावा वो कहीं भी नहीं जा सकता। इस वजह से जैसे ही मैंने इनिशियल वेलोसिटी दिया उसका एंगुलर मोमेंटम जनरेट हुआ और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहना है, इस वजह से वो कभी भी उस प्लेन को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। सेकंड केस, मैंने जैसे ही उसको ऐसा सर्कुलेट किया तो उसका इनिशियल वेलोसिटी मैंने ये डायरेक्शन में दिया, इनिशियल वेलोसिटी ये, पोजीशन वेक्टर ये, तो प्लेन ये बन गया। ये प्लेन बनते ही उसका एंगुलर मोमेंटम या तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता। दैट इज द केस, दैट्स वाई हम हमेशा ये बात कहते हैं, हम हमेशा ये बात करते हैं कि सेंट्रल फोर्स में जो भी पार्टिकल मूव कर रहा होता है वो हमेशा एक प्लेन में ही मूव कर रहा होता है, ठीक है। मोशन अंडर ए सेंट्रल फोर्स ऑलवेज lies in a single plane. Motion of a particle under central force always lies in a single plane. एक ही प्लेन में वो रहेगा और वो एक ही प्लेन कौन सा होगा ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी और उसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये अगर इस प्लेन में है, पोजीशन वेक्टर अगर इस प्लेन में है तो L हमेशा इस प्लेन में या इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में होगा, इसलिए इसका मोशन हमेशा इस बोर्ड के प्लेन में ही होगा। अगर ये वास्तविक पार्टिकल होता, अगर ये रियल पार्टिकल होता तो ये इस बोर्ड को छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये अपना एक फीचर है तो सेंट्रल फोर्स का। तो आज की डेट में अपन ने 3 चीज़ें देखी है भाई स्पेशली। नंबर फर्स्ट, सेंट्रल फोर्स होता है क्या है बेसिकली। लीनियर मोमेंटम और टॉर्क का डेफिनेशन मैं नहीं मानता कि अपन ने सीखा है, आप लोगों को पहले से पता होगा, मैंने सिर्फ रिवाइज किया है। तो सेंट्रल फोर्स के जो चीज़ है अपन ने 3 चीज़ें देखी है। नंबर फर्स्ट उसकी डेफिनेशन देखी है, नंबर 2 उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ देखी, जिनमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि सेंट्रल फोर्स के अंडर में मोशन कर रहे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है, नंबर फर्स्ट। सेकंड मान लो या फर्स्ट मान लो प्रॉपर्टी में। एंड सेकंड प्रॉपर्टी कि जो प्लेन होता है सेंट्रल फोर्स के अंडर में मोशन कर रहे पार्टिकल का वो हमेशा एक ही प्लेन होता है, वो एक ही प्लेन में मोशन करेगा। और यही अपना क्वेश्चन था बेसिकली, ठीक है। टारगेट अपना यही रहेगा, कोशिश मैं करूंगा कि हर बार अपने क्यू का आंसर लेके जाएं यहाँ से, बट देखो हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। समटाइम्स आपको डेरिवेशन करना होता है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, एंड समटाइम्स आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना होता है। समटाइम्स आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना होता है और कुछ डेरिवेशन करना होता है। एंड बेस्ट ट्राई यही रहेगी कि अपन वाई या क्यों का आंसर ज़रूर ढूंढें हर लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। ये लेक्चर में आपको क्या चीज़ जो है वो लगी, क्या प्रॉब्लम लगी, क्या तरीके की समस्याएं लगी, वो ज़रूर आप कमेंट में बताइए, जिससे कि उसमें कुछ चेंजमेंट किया जा सके। और अगली वीडियो पे मिलते हैं अपन, तब तक के लिए गुड बाय।